वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स सी द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हमने यहाँ से कल बाकी रखा था, ये टॉपिक पीछे आएगा तब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर अच्छे से करके समझाऊंगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सो इट इज often observed that a single Lewis structure is inadequate for the representation for a molecule in conformity with its experimentally determined parameters. For example, ओजोन। ओजोन का ये कुछ स्ट्रक्चर है, देखो। ओजोन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ओ का नंबर हमको पता है। ओ का नंबर क्या है, ऑक्सीजन का नंबर क्या है 8। तो 8 नंबर के हिसाब से उसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 और 6 का पेयरिंग होगा। ऑक्सीजन का पेयरिंग क्या होगा, 2 और 6 का होगा। और ओजोन जो है, तो ओजोन में ऑक्सीजन कितने होते हैं, ओजोन में ऑक्सीजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 ऑक्सीजन के हिसाब से दिस इज फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, दिस इज द थर्ड ऑक्सीजन। अब ये वाला बॉन्ड देखो, कौन सा वाला, ये बोल रहा हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। देखो यहाँ पे आ गया, वापस ये बॉन्ड ट्रांसफर होके कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। यानी ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमता रहता है। कभी देखो तो इधर होता है, कभी देखो तो इधर होता है। यानी जो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है घूमता रहता है। इसकी वजह से हमने फाइनल ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, फाइनली हमने ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, जैसे ये ओ है, जैसे ये ओ है, और जैसे ये ओ है। ठीक है, तो एक बॉन्ड तो यहाँ पे है ही, एक बॉन्ड तो यहाँ पे है ही, लेकिन कौन सा घूमता रहता है, डबल बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो घूमता रहता है। इसलिए डबल बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर घूमता रहता है, इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यानी ये जो है तीनों के तीनों हमको ऐसे ड्रॉ करके रखने के, और इसका लेंथ भी याद रखने का, 128 पिकोमीटर होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन O3 मोलिक्यूल। ठीक है, यानी जो डबल बॉन्ड है वो घूमता रहता है, उसको बोला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इन बोथ स्ट्रक्चर वी हैव O सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड। सो नॉर्मल O एंड डबल O बॉन्ड का जो लेंथ है, सिंगल का जो है 148 और डबल का जो है 121 पिकोमीटर है। सो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3 molecules are same. So thus oxygen bond in O3 molecule are intermediate between the double bond, and obviously this cannot be represented by the right two Lewis structure shown above. यानी हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछे तो सिर्फ इतना ड्रॉ करके उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो लिखने का। ठीक है, so according concept of the resonance, whenever single Lewis structure cannot describe the molecule accurately। कल ही मैंने कल मैं एक लड़के ने मुझे पूछा था कि सर यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर तो नहीं सेटिस्फाइड हो रहा। द रीजन इज, जहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड ना हो और द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज सिमिलर एनर्जी, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken, so this hybrid structure which will describe the molecule accurately। जहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर नहीं सेटिस्फाई होता है वहां पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर काम लगता है। ठीक है, सो thus O3 the structures shown are above constitute the canonical structure or the resonance structure, their hybrid। okay, तो हमने जो देखा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये वाला जो है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब some of the other examples of resonance structures are provided by carbonated ion and you can say carbon dioxide molecule। तो कार्बोनेटेड आयन का जो है मैं आपको समझाता हूँ। चलो आ जाओ यहाँ पे, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट्स वेरी इजी। चलो कार्बन का नंबर बताओ क्या है, कार्बन का नंबर बोलो क्या है। कार्बन का नंबर है 4, यानी 4 के हिसाब से 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, ये स्ट्रक्चर है CO3-2, क्या है CO3 होल रेज टू -2। याद रखना, बहुत पूछा जाता है। तो कार्बन का नंबर क्या है, कार्बन का नंबर है 4, यानी 4 के हिसाब से कार्बन के पास 4 जगह है, 1 2 ये 3 और ये 4, एक जगह ऊपर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड आप देखोगे, ये डबल बॉन्ड आप देखोगे, सो ये डबल बॉन्ड जो है
वो डबल बॉन्ड आप देखोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे है, देखो ये डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड होते होते कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे ट्रांसफर, ये वाले ऑक्सीजन पे। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, यानी माइनस साइन इधर आ गया, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड वापस ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो जो इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांसफर होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला जाता है, ओके। बाकी इलेक्ट्रॉन तो अब आपको आते हैं कैसे, आपको लुईस स्ट्रक्चर में हमने देख लिया है। अब जाते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मोलिक्यूल। CO2 स्ट्रक्चर का मोलिक्यूल अगर हमको एक्सप्लेन करना हो तो दिस इज द CO2 मोलिक्यूल। CO2 मोलिक्यूल में हम देख सकते हैं कार्बन के पास जगह कितनी, कार्बन के पास जगह कितनी, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होगा, चलो ये CO2 वाला जो है वो मैं आपको बुक में नोटबुक में करके समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज बेटर कि हम नोटबुक में करेंगे, ठीक है। So in general, it may be stated that resonance stabilize the molecule as the energy of resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure. Resonance averages the bond characteristic as a whole. Thus, the energy of O3 resonant hybrid is lower either of the two canonical forms, 1 and 2. So next topic हमारा जो होगा वो होगा polarity of bonds, ठीक है। तो क्या होता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में अगर हम समझे, जैसे मैं बात करूं, एक सिंपल एग्जांपल लेके पहले एक्सप्लेन मैं आपको करता हूं कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है। जैसे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स का भी यहाँ पे समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ HCl, क्या लेता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl से हमको पता है कि इसमें से क्या होगा, या HCl में से क्या हो सकता है, HCl में हो सकता है एक तो है H प्लस और दूसरा क्या है, दूसरा है Cl माइनस, H प्लस एंड Cl माइनस, यानी H के ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज है। यानी ये एक बात समझ लो कि H प्लस जो है वो Cl के तरफ इस साइड अपनी पोलैरिटी खींचा हुआ है। पोलैरिटी इन सेंस क्या, कि जो उसका अट्रैक्शन प्लस डेल्टा जो है वो इसके तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी फॉर एनी स्ट्रक्चर HCl स्ट्रक्चर आप ले सकते हो कि H के ऊपर प्लस डेल्टा और Cl के ऊपर माइनस डेल्टा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में क्या बता रहे हैं वो, कि the existence of the 100% of ionic or covalent bond represents an ideal solution. In reality, no bond or compound is either complete or covalent or ionic. Even case of covalent bond between hydrogen atoms, there is some ionic character. सब जगह ionic character है भाई। जैसे हम बोले तो when covalent bond is formed between two similar atoms, H2O2, Cl2, N2F2, the sad pair of electrons is equally attracted by the two atoms. As a result, electron pair is situated exactly between the two identical nucleus. The bond so formed is called as a non-polar covalent bond. Contrary to this, in case of heteronuclear molecule like HF, the sad electron pair between the two atoms get displaced more towards the fluorine, since the electronegativity of fluorine is far greater than of the hydrogen atom. So the resultant covalent bond is a polar covalent bond. As a result of polarization, the molecule possesses a dipole moment. Dipole moment क्या होता है, dipole moment में आपको explain करूँ तो dipole moment is nothing but the charge, जिसके ऊपर भी, जैसे H के ऊपर चार्ज था, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल लेके समझाऊं, ये HF वाला लेके समझो, तो H के ऊपर प्लस चार्ज है और F के ऊपर माइनस चार्ज है, तो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, दैट इज नथिंग बट द क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन,
H और F के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस है ना H और F के बीच में जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है H और F का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यानी डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट दी चार्ज। चार्ज के हिसाब से देखे तो H का जो चार्ज होगा वो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा F माइनस का होगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, सो जो 1d जो होगा इज नथिंग बट द 3.3 into 10⁻³ कूलम पर मीटर। वो भी ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो further the dipole moment is a vector quantity. By convention it is depreciated by small arrow tail and the negative center at the head pointing towards the पॉजिटिव सेंटर। यानी ये जो आगे होगा वो हेड होगा और जो पीछे होगा वो होगा टेल होगा, ठीक है। सो इट इज अ क्रॉस एरो पुट इन अ लुईस स्ट्रक्चर, और यू कैन से एरो हेड इज ऑन नेगेटिव एंड। जो हेड होगा वो हमेशा नेगेटिव साइड होगा और जो टेल होगा, पूंछ होगी, वो पीछे होगी। सो एच एफ के अंदर हमको पता है कि कौन पॉजिटिव है, एच जो है वो पॉजिटिव है और एफ क्या है, नेगेटिव है। तो हेड जो होगा वो आगे होगा और जो टेल पूंछ जो होगी वो पीछे होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर में हम ऐसे कर सकते हैं। दिस एरो सिंबलाइज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मोलिक्यूल। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस्ड एरो इज ऑपोजिट ऑफ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। Okay, so in case of polyatomic molecule, the dipole moment not only depend upon the individual dipole moments of bonds known as bond dipoles, but also the spatial arrangement of various bond in the molecule. In such case, the dipole moment of molecule is a vector sum of dipole moments of various bonds. For example, H2 molecule हम देखें तो H2 molecule में हमको पता है, चलो मैं ये करके आपको समझाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि H2 में कैसा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे H प्लस और H प्लस और O के ऊपर -2 चार्ज होता है, पता है ना ऑक्सीजन का। तो ऐसा तो प्लस जो चार्ज है उसके हिसाब से जो टेल होगा वो पीछे होगा, टेल होगा वो पीछे होगा, और जो हेड है वो उसको मैं रेड से नोट करता हूँ, हेड ऑक्सीजन के पास आएगा, दोनों का हेड ऑक्सीजन के पास आएगा, ठीक है। सो देखो दो हेड एक जगह इकट्ठा होते हैं, यानी रिजल्टेंट मोमेंट इस साइड होगा। कौन सी साइड होगा, इस साइड होगा, क्योंकि दोनों का फोर्स इस साइड है, यानी रिजल्टेंट मोमेंट राइट साइड होगा, ठीक है। तो ऐसे H2 के रिलेटेड हम रिजल्टेंट मोमेंट पोलैरिटी के हिसाब से देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल इंटरेस्टिंग हम देखते हैं, BeF2 क्या है। BeF2 तो Be के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, F के ऊपर माइनस चार्ज है, F के ऊपर माइनस चार्ज है। तो जितना इस साइड से आप खींच रहे हो उतना ये साइड से खींच रहे हैं, दोनों साइड से खींचोगे तो टोटल जो डाइपोल मोमेंट जो BeF2 की आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इस साइड से भी खींच रहे, इस साइड से भी खींच रहे। सो टोटल डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, बोथ साइड जो है फोर्स इक्वल लग रहा है, यानी पोलैरिटी के हिसाब से डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी BeF2 में जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, in tetraatomic molecule, for example in BF3, the dipole moment is 0 although the BF bonds are oriented at angle of 120। यानी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कैसा है, एक साइड यहाँ से खींच रहे, एक साइड यहाँ से खींच रहे और एक साइड यहाँ से खींच रहे, सब जगह इक्वल फोर्स डिवाइड हो रहा है, तो बीच में कहीं से भी कुछ खिसकेगा नहीं, यानी टोटल डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा 0। तो ये सब हम किससे पता कर सकते हैं, ये सब हम पता कर सकते हैं पोलैरिटी के हिसाब से। So let us study an interesting case of NH3 and NF3 molecule. Both the molecules have the pyramidal shape of long pair of electrons on nitrogen atom. So although fluorine is more electronegative than nitrogen, the resultant dipole moment of NH3 is greater than NF3. अब देखना फ्लोरीन क्या है, यहाँ पे समझना। NH3 के हिसाब से जो देखे तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे वापस से समझो, the fluorine is more electronegative than nitrogen, so the resultant dipole moment of NH3 is greater than NF3, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा उसकी तरफ खींचेगा। देखो यहाँ पे एक बात समझना, अच्छे से समझना, मैं जो समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझना।
यहाँ पे फ्लोरीन का फोर्स ऐसे लगेगा, ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, और NF3 का फोर्स इस साइड लगेगा, और NH3 का जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा। किस साइड लगेगा? ठीक है। सो यहाँ पे N माइनस था और हाइड्रोजन सारे क्या थे, प्लस के हिसाब से जा रहे थे, और यहाँ पे F माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और N प्लस होगा। सो दोनों के नीचा, दोनों के यू कैन से नेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पे NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है, NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है, और NF3 का डाइपोल मोमेंट क्या है, कम है। ठीक है। सो the NF3, the orbital dipole is the direction opposite to a resultant dipole moment of NF bond. The orbital dipole, because of lone pair, decreases the effect of NF bond moments, which results in a low dipole moment of NF3 as represented before. ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है, सिर्फ इतना यहाँ पे याद ध्यान रखोगे तो भी चलेगा कि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है और NF3 का कम। इतना रखोगे, इट्स वेल। Okay, so just as covalent bonds have some particular ionic character, the ionic bond also have a particular covalent character. Partial covalent character of ionic bond was discussed by Fazans in terms of rules. बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन दिखता ही नहीं है लोगों को कि फजान्स नीचे और ऊपर रूल है, इसलिए बहुत बच्चे भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन है फजान रूल। क्या है फजान रूल? फजान रूल्स, फजान रूल्स का देखे, द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ एनायन, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयन। अच्छे से समझना, जितना कम साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन यानी पॉजिटिव आयन, द लार्जर द साइज ऑफ एनायन यानी लार्जर जितना साइज हो नेगेटिव आयन का, द ग्रेटर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, इतना कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा। द ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयन। जितना चार्ज ज्यादा किसके ऊपर, पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव आयन पे, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड अच्छा। For a cation, same size and charge is 1, the electronic configuration n-1 dns0, typical transition metal, जो D के हमने देखे थे, D ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सो इज मोर पोलराइजिंग देन वन ऑफ द नोबल गैस कन्फिगरेशन। नोबल गैस यानी क्या, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उससे ज्यादा D वाले जो है वो ज्यादा ट्रांजिशन है। टिपिकल ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैटायंस। ठीक है। So these are nothing but the Fazan's rule, जो हम अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे Fazan's rule डिस्कवर होते हैं। ठीक है। अब ये वाला जो नीचे वाला है, कैटलन पोलराइजिंग एनायन पुलिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स, एक बार पढ़ लेना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है। अब जो हम समझने जा रहे हैं या अब जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द VSEPR प्रिंसिपल, VSEPR थियरी, द 101%। मेरे से लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपकी स्कूल की एग्जाम में 101% पूछा जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में अब जो 3-4 थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से ही क्वेश्चन आते ज्यादा। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना वो VSEPR प्रिंसिपल। तो VSEPR प्रिंसिपल क्या है? As already explained, Lewis concept is you can say unable to explain the shape of molecule. लुईस स्ट्रक्चर या ऑक्टेट स्ट्रक्चर कभी शेप नहीं बता सकते। सो दिस थियरी प्रोवाइड्स अ सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ कोवेलेंट मोड। Sedgwick Powell in 1943 proposed a simple theory based on repulsive interaction of electron pairs of valence shell, and it is further developed as a Nyholm and Gillespie in 1957, जिसको बोला जाता है VSEPR प्रिंसिपल। So first principle है, the shape of molecules depend upon the number of valence shell and electron pairs around the central atom. जो shape है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वीडियो के हिसाब से हम देखेंगे। देखो VSEPR प्रिंसिपल इससे समझोगे तो और ज्यादा समझ में। He blows up a few balloons, ties them together,
gives a twist here and a twist there, and a beautiful shape emerges. Similarly, nature's building blocks, the atoms, combine chemically in a variety of permutations to form molecules with diverse shapes. The three-dimensional arrangement of atoms in a molecule is referred to as its molecular geometry. Many properties of a substance can be attributed to its molecular geometry. Can the molecular geometry of a molecule be predicted? Yes, the molecular geometry of a molecule can be predicted with the help of the valence shell electron pair repulsion theory or VSEPR theory. VSEPR का फुल फॉर्म है ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। VSEPR का पूरा नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक है, तो ये थियरी से हमको क्या समझ में आएगा? ये थियरी से हमको पहले ये समझ में आएगा कि जो भी स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स उसका बता रहा है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी किसके अंदर कितने वैलेंस है। जैसे हाइड्रोजन में एक एक है, ऑक्सीजन में एक एक है, तो ऑक्सीजन में सॉरी देखो कितना है, 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसके हिसाब से H2O का शेप कैसा है? देखो H2O का शेप कैसा है? H2O का शेप अगर आप शेप देखोगे तो H2O का शेप कुछ ऐसा है कि जो बेंडेड है ना, देख सकते हो 3 डायमेंशनल में आप शेप देख सकते हो कि H2O का जो शेप है वो कुछ ऐसा है। देखो अगर ये हाइड्रोजन है और नीचे ऑक्सीजन है तो ऐसा कुछ H2O का शेप है। ठीक है, अगर ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है तो कार्बन ऑक्सीजन का शेप कुछ ऐसा है, लीनियर स्ट्रक्चर में है। H2 का शेप कुछ ऐसा है। यानी किसी भी स्ट्रक्चर का जो शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई? किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। Electron pairs, therefore, arrange themselves around the central atom in such a way that there is minimum repulsion between them. This happens when they are as far apart as possible. For example, if there are 2 electron pairs or electron groups, then these adopt a configuration where the electron pairs are at an angle of 180 degrees, as in beryllium hydride and carbon dioxide. अब यहाँ पे समझना यही है कि जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के। एक ही मिनट में आपको पॉज करके समझाता हूँ, रुको। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है 2 और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके हैं? कार्बन के हैं। सो ये 2 जो कार्बन इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से एक दूसरे में क्या होगा? रिपल्सन फोर्स अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एकदम कार्बन के साथ कनेक्ट नहीं होता और ये ऑक्सीजन भी कार्बन के पास आके कनेक्ट नहीं होता, दोनों एक दूसरे से दूर रहता है। ठीक है, सो दिस इज द रिपल्सन फोर्स। सो व्हेन the shape of molecule depend जो pairs of electron in valence shell repel one since electron clouds are negatively charged, वो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करते, दूर फेंकते हैं। This pair of electrons tend to occupy such position in space that minimize the repulsion that maximize distance between them, जो रिपल्सन से वो अपना डिस्टेंस एक दूसरे से दूर करते हैं। ठीक है, a multiple bond is treated as if the single electron pair and the 2 or 3 electron pairs of multiple bond are treated as a single super unit. चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये। On the electron pair geometry, it is this definite arrangement of electron pairs that gives the molecule its distinct shape and geometry. In other words, molecular geometry depends on the electron pair geometry. 4. A non-bonding electron pair or lone pair exerts greater repulsion than a bonded pair. देखो यहाँ पे देखना, ये लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब क्या? कहीं पे कनेक्ट नहीं होती, वो होती है लोन पेयर। ठीक है, अब पहले देखो लोन पेयर कैसी थी। अब
अब देखना है, Pair अभी geometry. आएगा। अब लोन पेयर देखो कैसी है। अब लोन पेयर के जो एक दूसरे को जो रिपल्सन फोर्स की वजह से ये जो व्हाइट वाले दो मोलिक्यूल है उससे दूर हो जाएंगे। देखना देखना ये एक दूसरे से दूर आए, उस हिसाब से ये जो व्हाइट वाला मोलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। यानी ये जो है, ये दो जो पेयर है वो सुपर पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। When two or more resonance structures can represent a molecule, the VACR pair model is applicable to such a structure. You can say lone pair का जो attraction होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये दोनों जो लोन पेयर है उसका जो अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। देखो चलो हम ये वीडियो में देखेंगे। Greater than bonded pair repulsion is greater than lone pair bonded pair repulsion, which is greater than bonded pair repulsion. 5. For the purpose of determining electron geometry, the 2 pairs of electrons of a double bond and the 3 pairs of a triple bond are treated as one pair. Let's take यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक पेयर में ही वो कैलकुलेट करते हैं। सो VACPR प्रिंसिपल जब भी पूछा जाता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ये ऑफ कोर्स लिखना है लोन पेयर का अट्रैक्शन ज्यादा होता है कम होता है कैसे होता है, इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो शेप है कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे शेप है AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे BCl2 है तो 180 डिग्री, BF3 तो 130। ये कैसे होता है, जस्ट सी बाय द VACPR प्रिंसिपल। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 ही हो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला स्ट्रक्चर्स। यस, लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। जैसे लीनियर स्ट्रक्चर है तो लीनियर स्ट्रक्चर में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 ही होंगे। अब जब ट्राइंगल हो, ट्राइगोनल हो तो बॉन्डिंग पेयर्स कितने होंगे, बॉन्डिंग पेयर्स 3 हुए तो 3 हुए। तो उस हिसाब से आप यही सिर्फ पूरा याद रखना है आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब 2 हो तब लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन 110% आएगा तो अच्छे से करना। लीनियर स्ट्रक्चर BeCl2 HgCl2। ट्राइगोनल प्लानर जो 120 डिग्री होता है उसका एग्जांपल है BF3। ये है टेट्राहेड्रल, जब 4 पेयर हो, देखो 1 2 3 4 पेयर हो तब टेट्राहेड्रल होता है, उसका है एग्जांपल CH4NH4+। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जब 5 हो, 1 2 3 4 5 तब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसको बोला जाता है PCl5। जब 6 हो, 1 2 3 4 5 6 तो बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। दिस इज द octahedral shape is called as a sub6। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। यहाँ तक ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। हाँ, एक क्वेश्चन 110% ये टेबल में से आता है तो आप अच्छे से टेबल लर्न करके रखना। ठीक है, आज यहाँ तक ही अपन रखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किया आज अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, थैंक यू।